आई होप जो प्रीवियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने किया था जिसका नाम था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलेंगे दोस्त अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। और हाँ दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है आप इसको एक एजम्पशन के रूप में भी पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्रूवल एजम्पशन। अभी मैं जो आपको करवाऊंगा वो एक्रूवल कॉन्सेप्ट भी है और एक्रूवल एजम्पशन भी है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम करेंगे क्या, अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले मैं यहां पर दो मोस्ट इंपोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करना चाहूंगा जिसके बेस पर ये एक्रूवल प्रिंसिपल, एक्रूवल कॉन्सेप्ट बना है। ओके, और दो अकाउंटिंग टर्म्स जो मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों उनमें से एक है आपकी रेवेन्यू अकाउंटिंग टर्म एंड अदर जो है एक्सपेंस। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू की। दोस्तों क्या होता है रेवेन्यू? रेवेन्यू एक अमाउंट होता है, वो अमाउंट जो हमने रिसीव कर लिया है, चाहे वो कैश में रिसीव किया है या किसी एसेट की फॉर्म में रिसीव किया है, एंड रिसीव करना बाकी है इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। मतलब जो हमारा मेन बिजनेस है उसमें जो हमने अमाउंट रिसीव किया है, चाहे वो कैश की फॉर्म में रिसीव किया है या किसी एसेट की फॉर्म में रिसीव किया है या अभी रिसीव करना बाकी है, तो दोस्तों ऐसे अमाउंट को हम बोलते हैं रेवेन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स। दोस्तों हमारा मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और वहां पे हमने जो माल बेचा है उसमें जो कैश आ गया, जो अमाउंट आ गया, चाहे वो कैश की फॉर्म में आया है या किसी एसेट की फॉर्म में आया है, एंड जो अमाउंट अभी आना बाकी है जिसको क्रेडिट सेल बोलते हैं, दोनों को मिला देंगे तो दोस्तों रेवेन्यू बन जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपका काम सर्विस प्रोवाइड करना है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, अब सेम रेंडरिंग ऑफ सर्विस से जो अमाउंट आ गया है या जो अमाउंट आना बाकी है उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलेंगे। ऐसे ही अगर हमारे बिजनेस की रिसोर्सेज कोई आउटसाइडर यूज करता है और उसके बदले में जो अमाउंट वो देगा या अभी देना बाकी है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। ओके, आई थिंक आपको रेवेन्यू का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे सेकंड अकाउंटिंग टर्म की, ओके, जिसका नाम है एक्सपेंस। क्या होता है एक्सपेंस? दोस्तों जो कॉस्ट हमने इनकर की है, कॉस्ट इनकर की है मतलब हमने चाहे उसकी पेमेंट कर दी हो या पेमेंट करनी बाकी हो, किसी एक्सपेंडिचर के लिए जिसका बेनिफिट हमको मिलेगा उस अकाउंटिंग पीरियड में ही जिसमें वो इनकर किया है। मतलब एक खर्चा जो मैंने करंट ईयर में किया है दोस्तों उसका बेनिफिट अगर मुझे इस ईयर में ही मिलेगा, मतलब इस ईयर के बाद नहीं मिलेगा, तो ऐसे खर्चे को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस। ओके, आई थिंक दोनों टर्म्स जो मैंने कराई दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अभी आपको क्या करना है, बोर्ड पे जो भी लिखा है उसको नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, फिर मैं अगली स्लाइड पे चलूंगा आगे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारे एक्रूवल कॉन्सेप्ट की। दोस्तों एज पर एक्रूवल कॉन्सेप्ट रेवेन्यू को और एक्सपेंस को हम तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब ये अर्न हो जाता है या इनकर हो जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की, रेवेन्यू अगर अर्न हो गया तो हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सर इसका मतलब क्या है, आप बताओगे क्या हमको? बिल्कुल दोस्तों मैं बताऊंगा। अर्न होने का मतलब यह है दोस्तों हमने जो है सेल ऑफ गुड्स कर दी है, हमने माल बेच दिया है, चाहे पैसा आ गया हो या नहीं आया हो, हम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ऐसे ही दोस्तों एक्सपेंस को हम एक्सपेंस कब मानेंगे? जब ये
इनकर हो जाएगा। सर इसका मतलब भी बता दो, आपका बहुत एहसान होगा। दोस्तों एहसान वाली कोई बात थोड़ी ना है, तुम तो मेरे प्यारे दोस्त हो, एहसान वैसान कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बताता हूं आपको। एक्सपेंस इनकर होने का मतलब क्या है दोस्तों, हमने मान लीजिए गुड्स परचेज कर ली, कुछ पैसा तो हम पे कर चुके दोस्तों, कुछ पैसा पे नहीं किया, लेकिन हम जो परचेज को एक्सपेंस दिखाएंगे, हम दोनों को ऐड करके दिखाएंगे। हम वो पैसा भी परचेज मानेंगे जो जिसके लिए हमने पेमेंट कर दी है, और उसको भी हम परचेज मानेंगे जिसके लिए हमने पेमेंट नहीं की है। ठीक है दोस्तों, चलो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके लिए ना एक प्यारा सा एग्जांपल लाया हूं, एक मेरे प्यारे से दोस्त की बिजनेस का, जिसका नाम है मिस्टर चतुर रामलिंगन। दोस्तों ये नाम आपने सुना होगा, तो ये हमारे चतुर भैया की कंपनी है, मैसर चतुर एंड कंपनी। अब चतुर भैया ने कुछ ट्रांजैक्शन दोस्तों इस ईयर में एग्जीक्यूट की है। उसने कुछ गुड्स परचेज की दोस्तों, कैश में उसने खरीदा 60,000, और उसने क्रेडिट में किससे, रेंचो से उसने 40,000 की गुड्स परचेज की है। ऐसे ही उसने कुछ गुड्स बेची है कैश में 50,000 में, और क्रेडिट में उसने बेची है किसको, वायरस को, कितने में, 70,000 में। ऐसे ही कुछ उसने रेंट की कुछ इनकम आनी थी, 10,000 रुपए रेंट उसने रिसीव कर लिया दोस्तों, और 5,000 रुपए का रेंट अभी आना बाकी था। ऐसे ही एक ट्रांजेक्शन थी सैलरी की, 8,000 रुपए सैलरी वो पे कर चुका है अपने एम्प्लॉइज को दोस्तों, और 3,000 सैलरी ड्यू तो हो गई थी लेकिन अभी पे नहीं की थी। चलो दोस्तों अब हम हमारे एक्रूवल कॉन्सेप्ट से पूछ के ये पता लगाते हैं कि कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं और कितने रेवेन्यू है। चलिए, हे मेरे दोस्त एक्रूवल कॉन्सेप्ट मुझे ये बता दे कि परचेज ऑफ गुड्स हमने की तो एक्सपेंस होगा, तो कितना एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों हमने पता लगाया किससे, हमारे एक्रूवल कॉन्सेप्ट से। उसने बोला चाहे आपने कैश में माल परचेज किया हो या उधार में किया हो, टोटल 1 लाख जो है हम एक्सपेंस दिखाएंगे। ओके, ऐसे ही मेरे दोस्त मुझे बता मैं सेल ऑफ गुड्स में कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। अब एक्रूवल प्रिंसिपल ने बोला दोस्तों जितना आपने कैश में माल बेचा, कितने में बेचा, 50,000 में, और जितना आपने वायरस को बेचा है उधार में, कितना, 70,000 का, टोटल मिला के आप जो है रेवेन्यू कंसीडर करेंगे, कितना, 1,20,000 रुपए। ठीक है, ऐसे ही रेंट इनकम की बात करूं दोस्तों, तो जितना रिसीव हो गया और जितना रिसीव होना बाकी था, दोनों को मिला के हम जो है उसको रेवेन्यू का पार्ट मानेंगे, और टोटल हमारा हो गया 15,000। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों सैलरी मेरा एक्सपेंस होता है। अब कितना अमाउंट एक्सपेंस के नाम पे मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैंने पूछा मेरे दोस्त एक्रूवल कॉन्सेप्ट से, तो उसने बताया मेरे दोस्त एक काम करो, जितना पे कर दिया और जितना पे करना बाकी है दोनों को मिला दीजिए, वो आपका बन जाएगा क्या, 11,000 रुपए एक्सपेंस। ठीक है दोस्तों, तो टोटल रेवेन्यू की दोस्तों अगर बात करते हैं, टोटल रेवेन्यू कितना होगा, टोटल रेवेन्यू होगा आपका, एक तो आपका 1,20,000 प्लस 15,000, तो टोटल आपका 1,35,000 दोस्तों रेवेन्यू हो गया। ऐसे ही टोटल एक्सपेंसेस की बात करूं, लिख दीजिए टू बी रिकॉग्नाइज्ड, टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, देखिए 1 लाख हमने जो परचेज की थी, चाहे वो कैश में की थी या उधार में की थी, दोनों को हम मिला के एक्सपेंस मानेंगे। और दोस्तों सैलरी एक्सपेंस हमारा टोटल कितना है, 11,000, जिसमें से कुछ अमाउंट हमने पे कर दिया था, कुछ पे करना बाकी था। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा टोटल रेवेन्यू 1,35,000 और टोटल एक्सपेंस 1,11,000 रुपए। ठीक है, तो आई थिंक एक्रूवल कॉन्सेप्ट जो मैंने करवाया है आपको समझ में आ गया होगा।
अगेन आप वीडियो को पॉज करेंगे और जो बोर्ड पे लिखा है नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्रूअल कॉन्सेप्ट में कुछ और पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज अर्न एट द टाइम लीगल टाइटल ऑफ गुड्स इज पास टू द कस्टमर। मतलब हमने कस्टमर को माल बेच दिया मतलब बिल उसके नाम पे काट दिया, तो दोस्तों हम ये मान लेंगे सेल हो गई, और जो प्रॉफिट है वो हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता। ओके, इसके अलावा दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो है ये प्रेजेंट डे अकाउंटिंग जो है आपकी जो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है उसके लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, बिकॉज ये दो मेन आइटम्स एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। ओके, चलिए इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है दोस्तों, दिस कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू द मेजरमेंट ऑफ इनकम, आइडेंटिफाई एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यस फ्रेंड्स, इनकम को मेजर करने में हेल्प करता है और असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे एंड एक्रूड इनकम को हम असेट रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, और लास्ट में दोस्तों, एज पर दिस कॉन्सेप्ट प्रॉफिट जो है वो इक्वल टू होगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अभी जो हमने एक एग्जांपल किया था प्रीवियस स्लाइड में, चलो उसमें हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। रेवेन्यू कितना था हमारा? सर रेवेन्यू था 1,35,000 और एक्सपेंसेस कितने थे दोस्तों? एक्सपेंस थे 1,11,000। तो दोस्तों प्रॉफिट क्या होगा हमारा? सर प्रॉफिट होगा 24,000। ये प्रॉफिट हमने कैसे निकाला? एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट होता है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हां, एक बात मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस कॉन्सेप्ट को आप एक एजम्पशन के रूप में भी पढ़ते हैं। ओके, जिसका नाम है एक्रूअल एजम्पशन। ठीक है, चलिए अगेन आप जो है वीडियो को पॉज करें और जो बोर्ड पे लिखा है उसको नोट करें, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, एज पर दिस कॉन्सेप्ट ये माना जाता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों सेपरेट पर्सन है, मतलब दे आर टू डिफरेंट पर्संस। बिजनेस अलग पर्सन माना जाता है और बिजनेस का ओनर एक अलग पर्सन माना जाता है। सर ये बात आप गलत बोल रहे हो। सर ऐसा तो कहीं पर भी नहीं होता, हमारे पापा का बिजनेस है, हमारे पापा के बिजनेस में ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि पापा अलग पर्सन है, पापा का बिजनेस अलग पर्सन है। सर जो बिजनेस ने कमाया वो पापा ने कमाया, जो पैसा सर बिजनेस का है वो पापा का है। तो सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? फ्रेंड्स बिलीव मी, मेरी बात पे विश्वास करो, विद्या रानी कसम ऐसा ही होता है। सर देख लो आप। चलो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आता हूं। किसका एग्जाम्पल है ये दोस्तों आपके और मेरे बचपन के दोस्त का है। अगर आपको याद हो, एक हमारा बचपन में दोस्त होता था, वो बड़ा केक को बहुत प्यार करता था। मैं उसकी कहानी बताऊंगा। सर कौन है बता दो, सर याद नहीं आ रहा। चलो हम वो एग्जाम्पल देखते हैं अगली स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, आप सभी के सामने है आपका प्यारा दोस्त, आपके बचपन का दोस्त जिसका नाम है डोरेमोन। यस फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी को पता है डोरेमोन की एक वीकनेस थी, एक कमी थी। क्या?
केक, उसको केक बड़ा पसंद था, वो केक के लिए कुछ भी कर सकता था। और आपको याद होगा वो क्या करता था, अपनी पॉकेट मनी से पैसा इकट्ठा करता था और फिर वो बाद में केक लेने जाता था। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों केक के लिए इतनी दीवानगी थी कि उसने एक दिन डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो केक का नया बिजनेस खोलूंगा। और दोस्तों बाद में ऐसा ही हुआ, उसने केक का नया बिजनेस खोल लिया, जिसका नाम रखा उसने क्या, उसका फेवरेट नेम डोरा केक। यस फ्रेंड्स, उसने डोरा केक के नाम से जो है अपना बिजनेस ओपन कर लिया। अब दोस्तों मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर दोस्तों हम अकाउंट्स की बात करें तो डोरेमोन का जो बिजनेस है डोरा केक और डोरेमोन खुद, दोस्तों ये दोनों अकाउंट्स में अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। अकाउंट्स में ये माना जाएगा कि डोरेमोन का बिजनेस अलग पर्सन है और डोरेमोन अलग पर्सन है। सर एक बात बताओगे हमको, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों बोलो, आप तो मेरे लाडले दोस्त हो, मेरी आंखों का तारा हो, आपकी तो मैं हर एक बात का जवाब दूंगा। ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों माना जाता है कि ओनर अलग और ओनर का जो बिजनेस है वो अलग? दोस्तों इसका कारण ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे प्यारे प्यारे डोरेमोन है वो अपने बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस है उसमें अपने घर की ट्रांजैक्शंस इंक्लूड ना कर दे, मतलब वो बिजनेस के खर्चों में घर के खर्चे ना दिखा दे। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने घर में सब्जी खरीदी है घर के लिए, तो घर की सब्जी जो है वो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में ऐड ना कर दे। ओके दोस्तों, इसीलिए ये माना गया है कि बिजनेस उसके मालिक से अलग है। और तो और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बिजनेस की बुक में जो ओनर ने पैसा लगाया है वो लायबिलिटी, वो कर्ज की तरह दिखाया जाता है। हैं सर ऐसा भी होता है क्या? मतलब एक अगर हमारा बिजनेस है, अगर मैं हमारे बिजनेस में पैसा लगाता हूं तो बिजनेस के लिए वो कर्ज है? यस दोस्तों, चलो मैं इसको और अच्छे से आपको समझाता हूं। मान लो दोस्तों डोरा केक जो बिजनेस है डोरेमोन का, उसने बैंक से कुछ लोन लिया। क्या लिया? बैंक से कुछ लोन लिया। ठीक है, चलो मैं अमाउंट डाल देता हूं। लोन लिया बैंक से, कितना लोन लिया? मान लो 10 लाख रुपीस। अच्छा दोस्तों, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से, जिसका नाम आपको पता होगा दोस्तों नोबिता से भी उसने दोस्तों लोन लिया। कितना? मान लीजिए 20 लाख। और दोस्तों उसने खुद से जो बिजनेस में पैसा लगाया, दोस्तों मान लो वो था ₹50 लाख। दोस्तों आप सभी को एक बात पता है, इस बिजनेस के लिए जो बैंक ने पैसा दिया है वो लायबिलिटी की तरह माना जाएगा। ऐसे ही जो नोबिता ने पैसा दिया है वो भी लायबिलिटी की तरह माना जाएगा। लेकिन दोस्तों जो पैसा ओनर ने, डोरेमोन ने खुद लगाया है, उसको दोस्तों हम बोलते तो कैपिटल है, लेकिन उसको भी ऐसे ही दिखाया जाएगा जैसे बैंक को दिखाया, बैंक ऑफ सुनियो, और जो नोबिता को दिखाया है, मतलब वो भी लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाएगा। मतलब ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है कैपिटल के रूप में, दोस्तों उतने अमाउंट तक ये माना जाएगा कि वो बिजनेस का क्रेडिटर है। ओके, आई थिंक आपको मेरी हर बात जो मैंने इस एग्जांपल के थ्रू बताई अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था क्या कि बिजनेस और उसका ओनर दोनों को सेपरेट और डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है इन अकाउंटेंसी। और हाँ, बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं दोस्तों वो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है, और ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस ओनर के पर्सनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। और हाँ, बिजनेस से वो अपने पर्सनल खर्चे करेगा तो उसको हम ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ओके, इसके अलावा दोस्तों एक बात मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताई थी, बिजनेस में जो ओनर ने पैसा लगाया है कैपिटल के रूप में, उसको हम लायबिलिटी मानेंगे बिजनेस के लिए। अब दोस्तों क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कॉन्सेप्ट प्ले में क्यों आया?
फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट बनाया गया क्यों? सो दैट बिजनेस के जो अफेयर्स है उसको ओनर के पर्सनल अफेयर के इन्फ्लुएंस से अलग रख सके, फ्री रख सके। मतलब ऐसा ना हो कि बिजनेसमैन अपने घर के खर्चों को बिजनेस के खर्चे बना दे, अपने बच्चों की स्कूल की फीस को बिजनेस का खर्चा दिखा दे। वो गया था अपने बच्चों के साथ मनाली घूमने, कहीं ऐसा ना हो कि वो बिजनेस ट्रेवलिंग दिखा के ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखा दे। तो दोस्तों इसीलिए जो है ये कॉन्सेप्ट बनाया गया। और एक बात दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल है किसके लिए? ये प्रोप्राइटरशिप के लिए भी एप्लीकेबल है, ये पार्टनरशिप के लिए भी एप्लीकेबल है, और तो और ये कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में जो मैंने आपको करवाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों अब आपके सामने है डोरेमोन के बिजनेस डोरा केक की बैलेंस शीट। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस बैलेंस शीट को बड़े ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे कि लायबिलिटीज के अंदर डोरेमोन की कैपिटल दिखा रखी है 50 लाख रुपए। इसका मतलब बिजनेस के लिए ये माना गया है कि जिस तरीके से बाहर वालों ने पैसा दिया है वैसे ही ओनर ने पैसा दिया है, इसीलिए उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बाहर का पर्सन माना जाएगा। ओके, और वो लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो लायबिलिटी के अंदर कैपिटल को दिखाना अपने आप में एक एविडेंस है कि ओनर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स बिजनेस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ये था हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट आवर न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये रहा आपके सामने। फ्रेंड्स बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं सर कैसे? चलो दोस्तों ये बात मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं। दोस्तों मान लो हमने मशीनरी परचेज की 20,000 में, हमने मशीनरी परचेज की कैश देकर 20,000 में। तो दोस्तों ये एक ट्रांजैक्शन है और इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। सर क्या होंगे बता दोगे क्या? बिल्कुल दोस्तों, एक एस्पेक्ट होगा आपका मशीनरी का आना और दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा दोस्तों? कैश का जाना। ओके, अब होता क्या है दोस्तों अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, जो दो एस्पेक्ट आपके होते हैं उनके लिए हम एटलीस्ट दो अकाउंट खोलते हैं। सर एटलीस्ट दो अकाउंट? यस फ्रेंड्स, दो अकाउंट या उससे ज्यादा भी आप खोल सकते हैं। अभी के लिए जो मेरा एग्जांपल है मैं उसमें दो अकाउंट खोलूंगा। तो ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट मैंने आपको बताए, एस्पेक्ट 1 एस्पेक्ट 2। एस्पेक्ट 1 मशीनरी का आना, एस्पेक्ट 2 कैश का जाना। अब होगा क्या दोस्तों, दो एस्पेक्ट के लिए मैंने खोले दो अकाउंट। अब मेरे पास एक एस्पेक्ट था मशीनरी का आना, तो दोस्तों उसके लिए मैं मशीनरी अकाउंट खोलूंगा। और दूसरा एस्पेक्ट क्या था? तो कैश का जाना, मतलब कैश गोज आउट, तो हम उसके लिए कैश अकाउंट खोलेंगे। ओके, तो चलिए, तो मैंने क्या किया, अकाउंट 1 खोला मशीनरी अकाउंट, अकाउंट 2 खोला कैश अकाउंट। अब दोस्तों स्पेशल बात क्या, दो अकाउंट जो हमने खोले हैं उसमें से हम एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ओके, एग्जांपल के तौर पे हमने मशीनरी को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये था मेरा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
तो फ्रेंड्स चलिए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से करते हैं, देखते हैं क्या है इस कॉन्सेप्ट में। According to this concept, every transaction entered into by an entity has two aspects, one a debit and a credit of equal amount. Yes friends, बताया था मैंने आपको, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। अच्छा, अकाउंट मैंने बताया था दो या दो से ज्यादा भी खुल सकते हैं, मतलब एक डेबिट होगा तो दो अकाउंट क्रेडिट होंगे, या दो अकाउंट डेबिट होंगे और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन सम ऑफ ऑल डेबिट एंड ऑल क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मूव करते हैं। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज क्या है दोस्तों फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन? असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी विल ऑलवेज रिमेन गुड। मतलब आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है दोस्तों, क्या थी वो? असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो इक्वेशन दोस्तों हमेशा सेम रहेगी ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। मतलब जो आपका पूरा का पूरा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, जो मॉडर्न फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है दोस्तों, वो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। डन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में दोस्तों एक स्पेशल नोट है, वो भी हम देख लेते हैं। द रिकॉग्निशन ऑफ द टू एस्पेक्ट्स टू एवरी ट्रांजेक्शन इज नोन एज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यस दोस्तों, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं हमारे इस कॉन्सेप्ट को यहां पे कंक्लूड करता हूं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा है आप उसको नोट करेंगे।